दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब जो 353 सीटें बची हुई है, यानी 190 सीटों पर वोटिंग के बाद जो 353 सीटें बची हुई है, क्या उसमें नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता को बचा ले जाएंगे? और यदि नहीं बचाते हैं तो कहां कहां बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है? कौन कौन से राज्य हैं जहां बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है? मोटे तौर पर अगर देखने की कोशिश करें तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की, और बिहार की चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार में जो गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन, मोटे तौर पर तो 5 पार्टियां हैं: जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एक एक सीट वाली उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी। लेकिन इस गठबंधन को अगर देखा जाए तो इसमें 3 ही बड़े प्लेयर हैं: नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। और इस गठबंधन में क्या वाकई गठबंधन की स्थिति है, या गठबंधन के अंदर लठबंधन बना हुआ है? क्या वाकई ये गठबंधन है या लठबंधन है? यानी अंदर से लठ चलने जैसी स्थिति इस गठबंधन में बनी हुई है। हालात क्या है, जरा आज इसे परखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के वोटर और कैडर भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वाकई बीजेपी और एलजेपी के कैडर नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए हैं। अब तक जिन 9 सीटों पर चुनाव हुआ है, कहीं भी गठबंधन नजर नहीं आया है। लठबंधन जरूर दिखा है, यानी गठबंधन की जगह लठबंधन का असर जरूर दिखा है, गठबंधन नहीं दिखा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह गठबंधन तो प्यार का बंधन है, ये नहीं कह सकते। ये लठबंधन तो तकरार का बंधन है, ये जरूर कह सकते हैं। यानी अविश्वास बहुत ज्यादा है, और अविश्वास हो भी क्यों ना। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कौन सा खेल खेला गया? मोहरा बनी चिराग पासवान की एलजेपी, पर्दे के पीछे से कथित ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की, और नुकसान उठाया नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने। 71 सीटों से घटकर 43 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी 53 से बढ़कर 74 तक पहुंच गई। तो सवाल यह है कि उस वक्त नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना था, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब स्थिति ये आ रही है कि अमित शाह के बारे में खबरें आ रही है। बीजेपी के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट, सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, उनके बारे में खबरें आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी से चुनावी तैयारियों पर उन्होंने कोई रिपोर्ट मांगी है। सवाल यही है कि चिराग पासवान हो सकता है रिपोर्ट दे दे, वो नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को कहते भी हैं, और हनुमान राम की पार्टी और राम के लोग यदि उनसे रिपोर्ट मांगे तो वो दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या इस तरह की रिपोर्ट वाली राजनीति उन्होंने की है? वो नीतीश कुमार जिन्होंने लालू यादव से लोहा लिया, जनता दल यूनाइटेड उस वक्त जनता दल को उस वक्त तोड़ दिया जब लालू यादव अपने करियर के पीक पर थे। जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी में किनारे लगाया, शरद यादव की नहीं सुनी, और नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया तो एनडीए गठबंधन को भी टाटा बाय बाय कह दिया। क्या अब इस तरह की किसी रिपोर्ट मांगे जाने की स्थिति को वो स्वीकार करने को तैयार है? स्वाभाविक सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड में असहज स्थिति दिखाई दे रही है। जनता दल यूनाइटेड के कैडर और वोटर जमीन पर साफ साफ कह रहे हैं कि जो 2020 में खेल हुआ, उस खेल का राजनीतिक बदला 2022 में लिया जाएगा, 2024 में लिया जाएगा, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 17 और लोक जनशक्ति पार्टी की 5, इन 22 सीटों पर लौकुश समाज अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से वोट करेगा, न कि एनडीए गठबंधन या लठबंधन जो भी कहे उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से वोट करेगा। कुछ अति पिछड़ी और महादलित समुदायों में भी यही स्थिति है।
अति पिछड़े पिछड़े और महादलित समुदायों में तो संविधान बचाने जैसी बातें भी हो रही है। भाजपा के कुछ नेता, कुछ बड़बोले नेता 370 और 400 की बातें कर साफ कह रहे हैं कि उन्हें 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। अब सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार ने ऐसा कौन कौन सा काम किया है या करते दिख रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी नुकसान हो रहा है। नंबर 1, जो 2 नेता जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के पास लेकर गए, अशोक चौधरी और संजय झा। अशोक चौधरी नीतीश कुमार की क्लोज सर्कल से, उनके करीबी लोगों के लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। किसी चुनावी सभा में आपने नहीं देखा होगा कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ हो सकता है कहीं रहे भी हो, लेकिन वो दिखे नहीं है। आगे पता नहीं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। कहा जा रहा है कि शाम में होने वाली सीएम हाउस पर शाम में अक्सर होने वाली भूजा पार्टी से भी अशोक चौधरी को बाहर कर दिया गया है। संजय झा वो दिख जरूर जाते हैं साथ में, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में अब उनकी कोई भूमिका नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं। ये दोनों लोग प्रो बीजेपी स्टैंड वाले माने जाते हैं। अब जरा इसके आगे चलकर देखते हैं कि जिन्हें प्रो आरजेडी माना जाता है, यानी जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंधों को बनाए रखने के हिमायती माने जाते हैं, उनमें ललन सिंह का नाम लिया जाता है, उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम लिया जाता है। और ये दोनों नेता आज की तारीख में नीतीश कुमार की गुड बुक में है। ललन सिंह के बारे में तो यहां तक खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बांट रहे थे, सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उस वक्त पार्टी के कैंडिडेट को कहा जा रहा था कि ललन बाबू से भी मिल लीजिए। यानी जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह की बढ़ती हुई अहमियत का एहसास कराया जा रहा था। वो ललन सिंह जो सदन के अंदर अमित शाह को भी डपट देते हैं, वो ललन सिंह जिनके लालू परिवार से नजदीकियां जग जाहिर है, और वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के चाणक्य कहे जाते हैं। उन्हें कई लोग नीतीश कुमार का अमित शाह भी कहते हैं। तो ललन सिंह अब करीब आ चुके हैं। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है, बड़ा मामला दिखाई दे रहा है कि आखिर अशोक चौधरी भूजा पार्टी से बाहर क्यों हुए। अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया किस पार्टी से? उस पार्टी से जिस पार्टी को नीतीश कुमार फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते, चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। लेकिन पर्दे के पीछे नहले पर दहला खेलने का काम कहा जाता है नीतीश कुमार ने भी किया है। जरा सोचिए, अशोक चौधरी भी मंत्री हैं और उनकी सरकार के, नीतीश कुमार की सरकार के, उनकी छवि बनाने वाले जो मंत्री हैं, सूचना जनसंपर्क मंत्री, जिनके ऊपर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी है, महेश्वर हजारी, उनके बेटे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि समस्तीपुर में नीतीश कुमार सभा करने तक नहीं जाएंगे। अब आगे देखना होगा कि वो सभा करने जाते हैं कि नहीं। अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन जमीनी हालात यही है कि जनता दल यूनाइटेड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग कांग्रेस कैंडिडेट सनी हजारी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जरा इससे आगे चलते हैं। राजनीतिक शब्दावली और राजनीतिक मामले, संधियों और दुर्विसंधियों से, गठबंधन और लठबंधन से थोड़ा आगे निकलते हैं। और आगे निकलकर देखने पर साफ जाहिर होता है कि के पाठक, बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस, जिनके जिम्मे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके अंडर में है, जिस प्रकार से इलेक्शन ड्यूटी करने वाले, चुनाव प्रक्रिया को संभालने वाले शिक्षक समुदाय को जिस कड़ाई के साथ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में के पाठक ने हाथ लगाया, याद रखिए शिक्षक समुदाय ओपिनियन मेकर होता है और शिक्षक समुदाय में के पाठक को लेकर बहुत नाराजगी है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि के पाठक के बहाने के पाठक को पद पर बनाए रखकर इन चुनाव के मौके पर सबसे बड़ा और जागृत समुदाय माना जाने वाला शिक्षक समुदाय, टीचर्स कम्युनिटी, उसको नाराज करने का ठीकरा राजनीतिक तौर पर किस पर फूटेगा, किस पर फूटने की संभावना है? स्वाभाविक है नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। आज की तारीख में वो ठीकरा फूट रहा है जब नरेंद्र मोदी का चुनाव है।
जब नरेंद्र मोदी को अपनी तीसरी शपथ की तैयारी करनी है, लेकिन के पाठक ने इलेक्शन ड्यूटी करने वाले लोगों को इस कदर नाराज कर दिया है कि अब बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी संभावनाएं काफी हद तक धूमिल होती हुई नजर आ रही हैं। चाहे बीएलओ की बात करें, चाहे शिक्षा मित्र की बात करें, चाहे नियोजित शिक्षकों की बात करें, चाहे परमानेंट टीचर की बात करें, चाहे कॉलेज प्रोफेसर की बात करें, जो ओपिनियन मेकर समुदाय है, गांव से लेकर के कस्बे से लेकर नुक्कड़ से लेकर जिला मुख्यालयों तक, उसमें सबसे बड़ा ओपिनियन मेकर समुदाय शिक्षक समुदाय होता है। मास्टर साहब लोग होते हैं, मास्टरनी साहिबा होती हैं, जो समाज के अंदर कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन के पाठक ने इन चुनाव के मौके पर जिस प्रकार के हालात बना रखे हैं, उस हालात में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए गठबंधन सीटें जीत जाएगा, बहुत ज्यादा सीटें जीत जाएगा, संभावना कम दिखती है। हाँ, एक बात जरूर है कि बाद में जो 6 सीटें कांग्रेस ने घोषित की, 6 कैंडिडेट घोषित किए, पहले 3 जहां चुनाव हो चुके उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तीनों कैंडिडेट दमदार कैंडिडेट थे। बाद में जो 6 कैंडिडेट घोषित किए, उन 6 में से यदि सनी हजारी को छोड़ दिया जाए तो 5 कैंडिडेट इतने कमजोर घोषित किए गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नेचुरली लाभ लेने की स्थिति में खुद को पा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि कई बार कमजोर कैंडिडेट के बावजूद चुनाव जीता जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है और इस पर नीतीश कुमार का वश नहीं है। जहां नीतीश कुमार का वश है, आप देखिए क्या हो रहा है। कुशवाहा समाज के 3 कैंडिडेट नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उन तीनों के खिलाफ लालू यादव ने किसी कुशवाहा को चुनाव लड़ाकर, या इंडिया गठबंधन ने किसी कुशवाहा को चुनाव लड़ाकर, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने किसी कुशवाहा को चुनाव लड़ाकर नीतीश कुमार का वोट काटने की कोशिश की है? नहीं। उन तीनों के खिलाफ, एक के खिलाफ आप देखें वाल्मीकि नगर में यादव उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी MY समीकरण से आगे बढ़ने की जिद उस सीट पर छोड़ दी गई है। पूर्णिया में पप्पू यादव फैक्टर था और वहां पर तेजस्वी यादव का भाषण सबने सुना कि उनका इशारा किस तरफ था कि या तो आप इधर वोट दे सकते हैं या उधर दे सकते हैं, 2 में ही लड़ाई है। पप्पू यादव नहीं, भले ही एक्सट्रीम केस में, विषम परिस्थितियों में एनडीए चुनाव जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं। तो आप सोच सकते हैं 3 में 2 कुशवाहा कैंडिडेट की मैंने बात कर दी, क्या हालत है। तीसरे की भी यही स्थिति है। अब जरा इससे बाहर निकल करके देखते हैं, इस दायरे से बाहर निकल करके देखते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें हैं और उन 17 सीटों के अलावा जो 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की है, एक पर चिराग पासवान के बहनोई, जहां चुनाव अरुण भारती जमुई में चुनाव हो चुका है उनकी सीट पर, वहां का चुनाव बुरी तरह फंसा हुआ है, कौन जीतेगा कोई नहीं जानता। और वहां पर नीतीश कुमार के आधार वोट ने उनके खिलाफ जाकर मतदान किया है। यह बात अब करीब करीब छुपी नहीं रह गई, ये बिहार की राजनीति में सबको मालूम है। ठीक इसी तरह से अब जहां चुनाव होने हैं चिराग पासवान के सीटों पर, वहां भी देख लीजिए, खगड़िया तीसरे फेज में 7 मई को है। उसके आगे के चरणों की बात करें तो समस्तीपुर, जहां संभवी चौधरी है, वहां का हाल मैंने आपको बता दिया। वैशाली बेहद कांटे का संघर्ष है राजद के साथ, और हाजीपुर जहां चिराग पासवान है। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और वो दोनों सीटें कांटे के संघर्ष में है। कुछ नहीं पता किसी को कि क्या होने वाला है, और सबको पता है कि लौकुश समीकरण बिखर गया है। सम्राट चौधरी की पगड़ी की का मान उनके समुदाय के लोगों ने संभवतः नहीं रखा है। और इसके आगे जो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, लिटमस टेस्ट अररिया होने जा रहा है, क्योंकि अररिया एक ऐसी सीट है जो तीसरे चरण में जहां चुनाव है, अगर नीतीश कुमार के आधार वोटर्स ने साथ छोड़ दिया, पहले और दूसरे चरण की अदावत 2020 में जो कुछ भी विधानसभा चुनाव में हुआ, वो पूरा खेल यदि सामने आ गया, अररिया में सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट बचानी मुश्किल है। उसके आगे की स्थितियों को देखिए, किस सीट की बात करें। प्रधानमंत्री 4 मई को दरभंगा जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। दरभंगा जाने की नौबत क्यों आ रही है इस बार? पिछली बार दरभंगा गए थे प्रधानमंत्री और बड़े ही अनोखे अंदाज में
वंदे मातरम इस ढंग से नारे लगा रहे थे, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो तब राजद कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने अंदाज में कुछ कह दिया था, जिसके बाद माहौल को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर लाने में कामयाबी लोगों को मिल गई थी। अब वो हालात नहीं है, अब मुकाबला ललित यादव से है। और कहां की बात की जाए, अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, वो खुद बुरी तरह फंसे हुए हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के आधार वोटर कैंडिडेट है, वहां आधार वोट के दायरे से आने वाले कैंडिडेट है आलोक मेहता, बुरी तरह सीट फंसी हुई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मंच साझा नहीं कर रहे हैं। बीच में कई चुनावी सभा हुई जिसमें मंच साझा नहीं किए, और बाद में जब लगा कि इससे डैमेज हो रहा है तो किसी तरह नीतीश कुमार को मनाया गया कि मंच पे आइए। नीतीश कुमार गए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियों का बखान करना नहीं छोड़ा कि 2005 के बाद उन्होंने क्या किया है, और ये बखान कहीं ना कहीं बीजेपी को कॉम्प्लेक्स की स्थिति में खड़ा कर देता है। लेकिन उसके आगे अमित शाह भी दौरे कर रहे हैं। क्या अमित शाह आज बेगूसराय थे? वहां ऐसी बॉडी लैंग्वेज जेडीयू के लोगों की थी क्या? बाकी दूसरी जगह जहां बीजेपी लड़ रही है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, पश्चिमी चंपारण हो, छपरा हो, जहां राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं, महाराजगंज हो, ठीक इसी तरह से आरा हो, बक्सर हो, पाटलिपुत्र हो, इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दें तो इनमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। और अगर पहले और दूसरे चरण वाला ट्रेलर यहां भी जारी रहा तो भारतीय जनता पार्टी उंगलियों पर गिनने लायक सीटों पर सिमट जाए, कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार को इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी सीटें 1 आ रही है, 2 आ रही है या 16 की 16 आ रही है। उन्हें 1 आए तब भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, 2 आए तब भी इस लोकसभा में उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, और 16 की 16 भी जीत जाए तब भी उनके लिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को यह भी पता है कि अगर उनके जो भी सांसद जीतेंगे वो बीजेपी के काम आएंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम आएंगे। ज्यादा लोग अगर जीतते हैं तो आरसीपी सिंह की तरह केंद्र में एक मंत्री बनाने का दबाव होगा, और जिसे मंत्री बनाया जाएगा उस मंत्री को नीतीश कुमार के पैरेलल खड़े करने का सपना दिखाकर, सब्जबाग दिखाकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये सारे खेल को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, और तभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने यह शर्त रखी थी कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराया जाए और बिहार में, ताकि कोई खेल ना हो। और वाकई अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में हुआ रहता तो उस परिस्थिति में लौकुश समाज या अति पिछड़े वर्ग के कुछ लोग या महादलित समुदाय के लोग, जो भी नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, वो कम से कम इस लेवल पे नहीं जाते कि भाजपा और लोजपा के कैंडिडेट को सहयोग नहीं करना है। 22 सीटों पर चिराग मॉडल पार्ट 2 को दोहरा देना है, ये करने की स्थिति में नहीं जाते। गठबंधन ही बना रहता, लठबंधन में तब्दील नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में गठबंधन के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लठबंधन का दर्शन जरूर हो रहा है। जरा ग्राउंड पर जाकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, क्या उनके पक्ष में जेडीयू के लोग पूरे मन से लगे हैं, या सामने दिख भी रहे हैं, या घर बैठे हुए हैं। और क्या यही स्थिति लोजपा या जेडीयू के कैंडिडेट के सामने नहीं है? क्या जेडीयू के लिए बीजेपी के लोग लगे हुए हैं? हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि 20 में जो गांठ पड़ी, वो गांठ अब और ज्यादा मजबूती के साथ एक बड़ी गांठ के रूप में तब्दील हो गई है। और जब गांठ बड़ी बन जाती है तो गठबंधन भी लठबंधन में बदल जाता है। बाकी देखिए, इस लठबंधन की उम्र सीमा क्या 4 जून तक ही है या इसके आगे भी है? बहुत दिलचस्प नजारा होगा, इंतजार कीजिए। बहुत सारी बातें समय के साथ कही जाती है, जानने के बावजूद, परिस्थितियों को आंकने के बावजूद उचित वक्त के पहले कुछ कहना बहुत ठीक नहीं होता। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।